हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अनुपमा और आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर नॉलेज का थर्ड सेट लेकर आई हूँ। इससे पहले 2 सेट मैंने ऑलरेडी आपको कवर करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल में जाओगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी कंप्यूटर नॉलेज नाम की। वहाँ से आप जो है सभी के सभी सेट जो है वो कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सभी टाइप के क्वेश्चन जो है वो कवर करवाने वाली हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं 200 MCQs जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं, उनको लेकर चलूँगी, ताकि आपको एग्ज़ाम में कभी भी इनसे लेकर जो है दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। द प्रोसेस दैट चेक्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर वर्किंग प्रॉपरली इज नोन एज। अब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब ये सब कुछ चेक होता है कि कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट क्या सही से वर्क कर रहे हैं। क्या उसको मेलिंग कहते हैं, एडिटिंग कहते हैं, रिमूविंग कहते हैं, या फिर बूटिंग कहते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बूटिंग। मैंने आपको पहले भी जब फर्स्ट सेट करवाया था उसमें आपको बताया था कि बूटिंग होती क्या है। देखिए, बूटिंग क्या होती है, जब भी कंप्यूटर सिस्टम हम ऑन करते हैं तो अपने आप जो भी फाइल्स वगैरह होती है लोड हो जाती है। इसके अलावा ये चेक होता है कि क्या कंप्यूटर के सभी पार्ट्स, जैसे कि जो भी हमारा कीबोर्ड है, मॉनिटर है, ये सभी चीज़ें सही से वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये बूटिंग की प्रोसेस में ही चेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कहता है। डैश इज एन मेम एरर स्क्रीन that indicates the system conflicts and the potential for a crash। अब देखिए, कुछ ऐसा होता है कि कई बार ऐसे होता है कि स्क्रीन पर कोई ऐसा मैसेज आ जाता है कि आपके कंप्यूटर में कोई ना कोई खराबी है, ठीक है। तो वो कौन सा होता है? क्या वो फॉल्ट होता है, मदरबोर्ड क्रैश का होता है, BIOS को कहते हैं उसको, या फिर BSOD कहते हैं। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा BSOD। BSOD की फुल फॉर्म अगर बात करें क्या होता है, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, ठीक है। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमारे पीसी के ऊपर इस तरीके से स्क्रीन आ जाती है, बिल्कुल ब्लू और इस तरीके से कुछ मैसेज लिखा होता है। तो हमें कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ता है, दोबारा से चलाना पड़ता है, ताकि ये दिक्कत जो है वो ना आए। आगे क्या है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी टेबल इज मेंटेन्ड बाय विच अमंग दी फॉलोइंग। अब इनमें से कहा गया है कि कंटेंट जो एड्रेसेबल मेमोरी टेबल होता है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है। क्या वो हब के द्वारा मेंटेन किया जाता है, स्विच द्वारा, मॉडेम द्वारा, या फिर राउटर द्वारा। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, राउटर। तो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, राउटर द्वारा। आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजेस ऑफ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के क्या क्या यूजेस हैं यहाँ पर? ऑडियो और वीडियो है, ऑडियो फॉर वीडियो, या फिर कंप्यूटर गेमिंग है, ऑनलाइन चैटिंग है, या फिर रिकॉर्डिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर ई ऑप्शन कट गई है, ई है ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। तो सभी चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी होती है, क्योंकि माइक्रोफोन हमें पता है, माइक्रोफोन ऑडियो के लिए ज़रूरी होता है, वीडियोज़ वगैरह होती है उसके ऑडियो के लिए, सुनना हो, कुछ रिकॉर्ड करना हो, ठीक है, उसके लिए ज़रूरी होती है। कंप्यूटर की गेमिंग के लिए, ऑनलाइन हमें चैट करनी हो, या फिर रिकॉर्डिंग करनी हो कुछ भी, तो सभी के लिए माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इन सभी के लिए माइक्रोफोन यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव फाइल्स फ्रॉम अ रिमोट होस्ट। अब देखिए, रिमोट होस्ट से हमें कुछ भी फाइल्स जो है सेंड करनी है या फिर उन्हें हमें रिसीव करना है, उसके लिए कौन सा यूज़ होता है? क्या वो FTP है, HTTP है, NFS है, SMTP है? इनमें चारों में से सही ऑप्शन हमारे पास हो जाएगी ऑप्शन ए, FTP। देखिए, FTP की फुल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या होती है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो नाम से ही जाहिर है, F आ गया मतलब फाइल, तो फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या होती है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके अलावा HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। NFS की फुल फॉर्म क्या होती है, नेटवर्क फाइल सिस्टम। आगे SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज द प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड बाय ऑल द कंप्यूटर्स पार्टिसिपेटिंग इन वेब बेस्ड एड्रेसेस। ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऐसी प्रोटोकॉल है जो कि वेब बेस्ड, ठीक है, वेब बेस्ड एड्रेसेस के लिए यूज़ की जाती है। आप लोगों ने पता ही होगा, आप लोग जब भी कोई वेबसाइट खोलते हो तो ऊपर यहाँ पर लिखा होता है HTTPS, इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर उसका एड्रेस दिया होता है ना, इस तरीके से लिखा होता है ना। तो कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ होती है, HTTP। तो HTTP आएगा यहाँ पर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, एस इसके लिए होता है। आप हमेशा देखिएगा कि जब भी कोई वेबसाइट खोलेंगे मोस्टली उनमें एस लिखा होता है। एस का मतलब क्या होता है, सिक्योर। ठीक है, अगर हमें ये देखना हो कि ये साइट सिक्योर है या नहीं, तो हमें अगर उसके पीछे एस लिखा हो तो समझ जाइए कि ये जो साइट है वो सिक्योर है, मतलब इस साइट को लेकर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि ये फेक है या कुछ भी है, तो वो जो है क्या होगी, सिक्योर होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, क्या है, अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। अब देखिए कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स की बात की गई है फॉर साइमल्टेनियस डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस, वीडियो, डेटा और नेटवर्क इशू सर्विसेज इज नोन एज। तो अब कहा गया है कि ऐसे कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड जो कि किसके लिए, डिजिटल ट्रांसमिशन, किसकी, वॉइस की, वीडियो की, इन चीज़ों के ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं, उसे क्या कहते हैं, कैसे वैन कहते हैं, HTTP कहते हैं, ISDN कहते हैं, या फिर लैन कहते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा C, ISDN। अब ISDN की फुल फॉर्म क्या होती है, ISDN मतलब इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। आगे देखिए, अगर हम वैन की बात करें तो वैन, लैन, मैन, इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो वैन की फुल फॉर्म क्या होती है, वाइड एरिया नेटवर्क, और लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसी तरीके से मैन होता है एक MAN, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, HTTP के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इसकी फुल फॉर्म के बारे में कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे क्या है, द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट कंट्रोल द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर अ नेटवर्क इज नोन एज। अब देखिए उन सेट और रूल्स को क्या कहते हैं। अब देखिए हम पीछे क्या पढ़ चुके हैं, हम प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि HTTP होती है, FTP होती है, लेकिन ये प्रोटोकॉल होता क्या है, यही है इसका आंसर। सही तो प्रोटोकॉल ही है, C ऑप्शन। ठीक है, तो प्रोटोकॉल अगर आपको आ जाए, क्या होता है, क्या होता है, ये एक सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन होती है जो कि कंट्रोल करती है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब देखिए नेटवर्क पर हमें पता है ना, इंटरनेट है, अगर कोई भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट है, अगर मेरा मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट है तो ये डेटा शेयर कर रहा होगा। ठीक है, मेरा जो मोबाइल है किसी दूसरे मोबाइल के साथ डेटा शेयर कर रहा है, तो ये कैसे शेयर करता है, कुछ ना कुछ रूल्स होंगे ना कि इस तरीके से डेटा शेयर होता है, पहले यहाँ पर डेटा जाएगा, फिर वहाँ पर जाएगा, पहले सर्वर पर जाएगा, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इन रूल एंड रेगुलेशंस को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल्स। ठीक है, जो कि डेटा शेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। आगे क्या है, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, यूजेज स्टोरेज टू स्टोर एंड रिट्रीव डिजिटल इंफॉर्मेशन। किसमें, अब देखिए HDD जो है क्या चीज़ को यूज़ करती है, क्या वो सेमीकंडक्टर यूज़ करती है, ऑप्टिकल यूज़ करती है, मैग्नेटिक या फिर फ्लैश। तो किसको यूज़ करती है, मैग्नेटिक। ठीक है, HDD जो है मैग्नेटिक को यूज़ करती है, किसके लिए, ये कुछ भी जो भी उसको डेटा वगैरह स्टोर करना होता है, रिट्रीव करना होता है, मतलब प्राप्त करना होता है, इन सभी के लिए किसको यूज़ करती है, मैग्नेटिक को। क्वेश्चन है, अ स्पेशल की दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन द टेबल इज नोन एज। अब देखिए उस स्पेशल की को हम क्या कहेंगे, देखिए कोई जो हमारे डेटाबेस होते हैं ना, डेटाबेस मतलब इस तरीके से रो एंड कॉलम की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। जो डेटाबेस होते हैं उनमें कुछ कीज़ होती हैं, जैसे प्राइमरी की, सुपर की, कैंडिडेट की। तो वो क्या मतलब वो कौन सी की होती है जिसमें जो डेटा होता है यूनिकली होता है, यूनिक होता है, तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्राइमरी की। प्राइमरी की ऐसी की होती है जिसमें यूनिकली डेटा जो होता है स्टोर होता है। जैसे कि यूनिकली मैं बात करूँ, जैसे रोल नंबर, यहाँ पर रोल नंबर है, ठीक है, स्टूडेंट का, यहाँ पर उसका नेम है, यहाँ पर उसका कुछ भी मार्क्स हैं, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर नेम है, जैसे कि रमन दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ भी अनु दे दिया, ठीक है। यहाँ
फिर से किसी का नाम रमन है, ठीक है, 3 रोल नंबर का नाम भी रमन है। इस तरीके से यहाँ पर कुछ भी मार्क्स इसके 10 आए हैं, इसके 12 आए हैं, इसके 13 आए हैं, इस तरीके से कुछ भी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी डेटा स्टोर होगा। अब देखिए प्राइमरी की, अब इनमें से अगर मैं बात करूं प्राइमरी की कौन सी होगी, प्राइमरी की रोल नंबर होगी, क्योंकि रोल नंबर हर एक बंदे का यूनिक होगा, ठीक है। रोल नंबर हमें पता है सेम तो होता नहीं है किसी का, स्कूल में हम पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो जो भी हमारा रोल नंबर होता है वो यूनिक होता है। नेम किसी का भी सेम हो सकता है, जैसे यहाँ पर नेम 2 बंदों का रमन हो सकता है, नहीं बिल्कुल हो सकता है। मार्क्स सेम हो सकते हैं, ठीक है, फादर नेम सेम हो सकता है, लेकिन रोल नंबर जो है वो बिल्कुल यूनिक होगा। तो इस की को मतलब इस वाले जो कॉलम को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक प्राइमरी की तरह यूज़ किया जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, द वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड इन कंप्यूटर्स इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए कंप्यूटर की कुछ जनरेशन थी, कुछ समय के अकॉर्डिंग इन्हें जनरेशन में बांटा गया है। तो कौन सी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती थी, वैक्यूम ट्यूब, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट जनरेशन। अब इनके बारे में जान लीजिए। देखिए जो हमारी फर्स्ट जनरेशन का पीरियड है वो 1946 से लेकर 1949 तक माना गया है, ठीक है। 1946 से लेकर 49 तक है और 59 तक है। और इसमें क्या है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, बहुत बड़ी बड़ी ट्यूब होती थी, बहुत ज़्यादा हीट पैदा करती थी। मतलब इस तरीके से होता क्या था, एक पूरा बड़ा मतलब कमरे में सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटर होता था, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब काफ़ी बड़ी होती थी और काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करती थी। धीरे धीरे इनको मतलब और चीज़ों ने जो है इन चीज़ों की जगह कुछ और चीज़ें जो है वो मतलब यूज़ की जाने लगी, ठीक है। जैसे कि सेकंड जनरेशन, जब सेकंड जनरेशन आई तो उसका पीरियड आगे 59 से 1959 से 65 तक का माना गया है, जिसमें ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए जाते थे, ठीक है। पहले वैक्यूम ट्यूब यूज़ की जाती थी, उसके बाद थोड़े से छोटे वाले इंस्ट्रूमेंट आए जैसे कि ट्रांजिस्टर्स, उनको यूज़ करके जो है ये हमारे कंप्यूटर वगैरह बनने लगे, ठीक है। उसके बाद जब थर्ड जनरेशन आई, ठीक है, थर्ड जनरेशन का टाइम जो है 1965 से 71 तक माना गया है, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, IS इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए जाने लगे। उसके बाद फोर्थ जनरेशन का टाइम जो है 71 से 80 तक का, 1971 से 1980 तक का माना गया है, जिसमें VLSI मतलब वेरी लार्ज 1 मिनट हम बात कर रहे थे फोर्थ जनरेशन की। तो फोर्थ जनरेशन में मैंने आपको बताया था क्या यूज़ किए जाने लगे थे, VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, ये यूज़ किए जाने लगे थे। उसके बाद आती है फिफ्थ जनरेशन, जो कि पीरियड हम आज का कह सकते हैं, ठीक है। 1980 तक हम बात कर चुके थे, 1980 से आज तक का जो भी समय है वो फिफ्थ जनरेशन में आ जाता है, जिसमें ULSI, ठीक है, ULSI, यहाँ पर VLSI था मतलब वेरी लार्ज, यहाँ पर अल्ट्रा लार्ज आ गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये वाली जो चिप्स वगैरह, ठीक है, अब हमें पता है छोटी छोटी चिप्स यूज़ होती हैं, उनको क्या देते हैं, वो वाली चीज़ें अभी यूज़ किए जाने लगी। अब हमें पता है कि हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल्स कितने छोटे हो चुके हैं, क्योंकि इनमें छोटी छोटी चिप्स जो है वो यूज़ किए जाने लगी हैं, जिनमें काफ़ी सारा डेटा जो है वो स्टोर हो जाता है। जबकि फर्स्ट जनरेशन में ऐसा नहीं था, बहुत बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी, जिसमें डेटा जो है स्टोर होता था काफ़ी मतलब लेस क्वांटिटी में, काफ़ी कम क्वांटिटी में जो है स्टोर होता था। लेकिन अब छोटी छोटी चिप्स में बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो स्टोर हो जाता है। तो इस तरीके से आगे क्या है, द मर्जर ऑफ वन इमेज इनटू अनदर इज नोन एज। अब एक इमेज में दूसरी इमेज को मर्ज करने को हम क्या कहते हैं, क्या क्लोनिंग कहते हैं, इमिटेटिंग कहते हैं, मॉर्फिंग कहते हैं, या फिर कॉपिंग। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉर्फिंग, ठीक है। तो एक इमेज को दूसरी इमेज पर कॉपी करना है तो उसे हम क्या कहेंगे, मॉर्फिंग। आगे क्या है, इफ़ 2 और more computers are able to share information it is known as। अगर 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर जो है एक दूसरे से कंप्यूटर को नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेटवर्क। तो अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है किसी ना किसी चीज़ के थ्रू, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो नेटवर्क से थ्रू जुड़ा हुआ है। आगे क्या है, इन केस ऑफ कार्ड ट्रांजेक्शन। अब देखिए कार्ड की अगर ट्रांजैक्शन हो रही है, द बैंक फर्स्ट सेंड द कंफर्मेशन टू द मर्चेंट बिफोर द ट्रांजैक्शन बिकम कंप्लीट। अब हमें क्या होता है, हमने कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, मान लीजिए मैंने आपको
पैसा जो है कुछ ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो अगर मैं पहले कहूँगी कि ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, तो जो है कंप्यूटर सिस्टम मुझसे पहले परमिशन मांगेगा, मेरे जो भी मोबाइल पर उसका कोड वगैरह आएगा, कुछ भी इस तरीके से कंफर्मेशन मांगेगा, मैं वो उस कोड को जो भी है वहाँ पर भरूँगी, ठीक है, वेरीफाई करूँगी, तो उसके बाद ही ट्रांजैक्शन डन होगी। तो इस प्रोसेस में सारी में कौन सा जो सिस्टम है यूज़ किया जाता है, क्या वो लाइट प्रोसेसिंग है, बैच प्रोसेसिंग है, यूटिलाइजिंग प्रोसेसिंग है, या फिर डेफिनेट प्रोसेसिंग है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर आप बैंक में जाते हो, ये सब ट्रांजैक्शन होती हैं, तो कौन सा सिस्टम इन चीज़ों में यूज़ किया जाता है। आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और इसका आंसर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।